द्वितीय नियम से पढ़ना था ना, प्रथम नियम बता चुके हैं। ठीक, द्वितीय नियम क्या कह रहा है? अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू नियतांक। ठीक, इसको समझ लो। देखो, आपतन कोण तो पता होगा। अपवर्तन में आपतन कोण कौन सा कोण है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण। ठीक, और अपवर्तन कोण भी पता होगा, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण। ज्या यानी साइन, ज्या यानी साइन, ये नहीं पता होगा। ठीक है, ये इसलिए नहीं पता होगा, ये त्रिकोणमिति में, ठीक है, 9th में पढ़ोगे त्रिकोण, नहीं सॉरी 10th में ही पढ़ोगे त्रिकोण, 9th में भी नहीं है, तो 10th में त्रिकोणमिति पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए मान लो ये कोई ज्या है, साइन है, ये मैथमेटिकल टर्म है, इस तरीके से मान लो। ठीक है, भूल जाओ होता क्या है, ये अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक, जो समझने वाली चीज़ें हम बता देंगे कितना तक समझना है। ठीक है, तो द्वितीय नियम हम समझते हैं। बोल क्या रहा है, ये मान लीजिए मीडियम 1 मीडियम 2, यहाँ से आपतित किरण गिरी, जिस पॉइंट पे गिरी उस पे अभिलंब, अपवर्तन के बाद या तो इधर गई, मान लेते हैं अंदर की तरफ गई, क्योंकि ये वाला डेंसर था, पहला रेयरर था, मान लेते हैं ऐसे कुछ हुआ। तो ये जो एंगल है ये एंगल आर है, और ये वाला जो एंगल है ये एंगल आई है। तो क्या बोल रहा है ये कि साइन आई यानी साइन ऑफ आई, मतलब साइन आई का मतलब क्या? आई की ज्या। ठीक है, इसको ऐसे भी SIN ही भी लिख सकते हैं, इसी को ज्या भी बोलते हैं, लेकिन हम जब मैथ में लिखते हैं तो SIN खाली लिखते हैं। ठीक है, तो साइन आई मतलब आपतन कोण की ज्या का अपवर्तन कोण की ज्या। ठीक है, साइन आर का मतलब क्या? अपवर्तन कोण की ज्या या अपवर्तन कोण का साइन। और आपतन कोण का साइन हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब स्थिर। कांस्टेंट मतलब क्या? स्थिर रहता है, स्थिर मतलब नियत रहता है। तो यहाँ पे नियत अंक आएगा, एक नियतांक आएगा। नियत अंक को ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं नियतांक। कांस्टेंट को साइंस में क्या बोलते हैं? नियतांक, मतलब एक नियत अंक आएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी में साइन आई बाई साइन आर मान लीजिए 3 आ गया, तो वो हमेशा क्या आता रहेगा? 3 ही आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई मीडियम है, मान लेते हैं ये एयर है। क्या है? एयर है। नीचे क्या है? ग्लास है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपतन कोण, अरे आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे मतलब गिराता हूँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे, तो ये क्या होगी? कहीं ना कहीं डिविएट होगी, क्योंकि नीचे ग्लास वाला मीडियम है। तो किधर डिविएट होगी? डेंसर में जा रही है ना, एयर से। एयर रेयरर है, ग्लास डेंसर है, तो डेंसर में जा रही है, तो किधर डिविएट होगी? अंदर की तरफ, नॉर्मल की तरफ डिविएट हो जाएगी। ठीक है, ये मान लीजिए नॉर्मल है अपना। ठीक, तो ये कहना क्या चाह रहा है? मान लीजिए ये एंगल, जिस एंगल से मैंने गिराया, मान लीजिए ये एंगल था, मान लेते हैं ये एंगल मान लेते हैं 30, कितना मान लेते हैं? 30 डिग्री एंगल। तो ये एंगल घट जाएगा, ये मान लेते हैं 18 हो गया। कितना हो गया? 18 हो गया। तो साइन आई बाई साइन आर हम निकालेंगे, मतलब किसको निकालेंगे? साइन आई बाई साइन आर का मतलब क्या? नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ यहाँ से। साइन आई बाई साइन आर का मतलब हम क्या निकालेंगे? साइन आई कितना था? 30, आर कितना था? 18। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, साइन 30 का कुछ मान होगा, साइन 18 का कुछ मान होगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कुछ नंबर मैंने मान लिया, एक मान लीजिए इसका मान आता है 1.5 कुछ आता है, मान के चलते हैं। ठीक है, अंदाजे से। तो क्या होगा? अगर मीडियम आपने सेम रखा, मीडियम आपने सेम, वही सेम, नीचे ग्लास ऊपर एयर, बस आपने क्या किया? जो एंगल था उसको क्या कर दिया? बड़ा कर दीजिए। मान लीजिए एंगल को इस बार बढ़ा के आपने कर दिया 45 डिग्री। कितना कर दिया? 45 डिग्री।
तो ये क्या हो जाएगा, अब थोड़ा सा ये बेंड फिर से होगा और इधर की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है, इधर जाना था इसको। तो अब एंगल मान लीजिए ये घट के हो गया 45 था, तो मान लीजिए यहाँ घट के हो गया 36 हो गया मान लीजिए, ऐसे कुछ, ठीक है, या और भी कम कर सकते हैं अंदाजे से। तो अब साइन आई बाई साइन आर जब करेंगे हम, और ऊपर लिखेंगे साइन 45 और नीचे लिखेंगे साइन 36, तो हमारा फिर से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1.5 ही आएगा। अगर जब तक हम मीडियम नहीं बदलेंगे, ठीक है, मीडियम पहला मीडियम और दूसरा मीडियम वही ग्लास हम लेंगे बार बार, वही कांच का स्लैब हो गया या कांच का कुछ भी सामान है वो लेंगे, और एयर से जब रिफ्रैक्शन हम करवाएंगे तो हमेशा जो ये अनुपात है, ये रेशियो है साइन आई और साइन आर का, हमेशा एक ही नंबर आएगा उस पर्टिकुलर ग्लास के लिए, ठीक, जो ग्लास हमने लिया है, ठीक है। अगर हम ग्लास को बदल देंगे तब वो जो नंबर आएगा, इस वाले केस में मान लीजिए इसका तब मान कुछ और आ गया 2, तो उस केस में अगला एंगल पे भी एंगल कितना भी ऊपर नीचे कम करते रहो, तो उसी हिसाब से ये भी कम हो जाए, कम बढ़ेगा घटेगा अपवर्तन कोण, और हमेशा वो फिर से 2 आता रहेगा। मतलब ये जो मान है इसको सॉल्यूशन जो आएगा पहले केस में, आप एंगल किधर भी कम ज़्यादा करिए वो हमेशा क्या आएगा, वही आता रहेगा। तो इसी को बोलते हैं अपवर्तन का दूसरा नियम। जबकि परावर्तन में दूसरा नियम क्या था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, हमेशा यही था ना, था कि जैसे ओपेक सरफेस पे गिरेगी तो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, ये जो आई होगा ये आर के बराबर, अगर 30 है तो 30, 60 है तो 60, ये परावर्तन वाला नियम था। लेकिन अपवर्तन में नियम क्या है, इसमें तो चेंज हो जाता है ना, एंगल 45 है तो घट के 36 हो जाता है अगर डेंसर में जा रही है, अगर रेयरर में जाती तो 45 से बढ़ के 55 हो जाता, 60 हो जाता, ऐसे भी हो सकता था, 75 हो सकता था। तो इसमें एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर केवल एक केस में होता है, जब नॉर्मल की लाइन में आ रही होती है प्रकाश की किरण, तभी ना इधर निकल जाती है सीधा सीधा, मतलब एंगल आई एंगल आर तभी बराबर होते हैं, और कितने होते हैं, 0 डिग्री, बस इकलौता केस है, इकलौता वही केस है। बाकी केस में क्या रहेगा, ये वाला जो है रेशियो साइन ऑफ आई और साइन आर का रेशियो हमेशा सेम आएगा, आप एंगल बढ़ाइए घटाइए कुछ भी करिए। आई कि नहीं समझ में, ये नहीं आई होगी, नहीं आती है बच्चों को ये समझ में, तो छोड़ो इसको, बाद में फिर समझाएंगे तो फिर समझना नहीं आएगी। मतलब ये बच्चे पास ओस कर लेते हैं, ये क्लास नहीं समझ में आती है। हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को भी नहीं समझ में आती थी, ऊपर से जाता था, ठीक है। एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा देंगे तो ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, ऐसे लोलू लोलू रहोगे तब थोड़े समझ में आएगा, ये थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है। अरे भाई दिक्कत ये है ना, तुमने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है, साइन तुमको पता नहीं है होता क्या है, ठीक है, तो नहीं समझ में आएगा। जब त्रिकोणमिति पढ़ लोगे तो हो सके समझ में आ जाए, ठीक है। और नहीं भी पढ़े थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कहने को ये कह रहा है ना कि अगर आपने एक कोई मीडियम, एक गिलास भी कई तरीके के गिलास होते हैं ना, गोरिल्ला गिलास, आपके वो वाला गिलास जो ग्लास के कप आते हैं, एक गोरिल्ला गिलास फ़ोन पे लगता है, ठीक है, एक और तरीके के स्लैब वाले गिलास, अलग अलग क्वालिटी के गिलास आते हैं, कुछ बहुत मजबूत होते हैं, कुछ नाजुक होते हैं, ऐसे अलग अलग। तो मैंने एक जो कांच ले लिया कोई सा, बदल बदल के कांच नहीं लो कि पहले गोरिल्ला ले लें फिर कोई और, एक ही गिलास लो, उसमें अलग अलग डिफरेंट एंगल पे अपवर्तन करा के देखो। तो डिफरेंट एंगल पे मान लीजिए ये नॉर्मल है, तो मान लीजिए अगर आपने नॉर्मल है तो जैसे ही एयर से लाइट एंटर करेगी आपके ग्लास में तो बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, डेंसर में जा रही है तो बेंड हो गई इधर की साइड। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ से जो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री था तो ये कम हुआ ना एंगल, अंदर की तरफ बेंड हो, कम दिख ही रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, इधर जाती तब ना वही एंगल रहता, तो इधर चली गई तो कितना हो गया ये, उससे कम रहेगा। तो मान लेते हैं 20 या 18, कुछ भी मान ले, मैंने 18 मान लिया या 20 ही मान लो, चलो तुम्हारी जैसी इच्छा, ठीक। फिर एक और एंगल, मैंने एंगल इस बार 60 कर दिया, मान लो कितना कर दिया एक बार, अरे बढ़ाया नहीं एंगल, रुक जाओ, इस बार मैं एंगल पहले नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, इस बार एंगल मैंने बढ़ा दिया 60, कितना कर दिया 60। तो ये क्या हो जाएगी, इधर जानी थी थोड़ी सी डिविएट होकर इधर हो जाएगी, तो 60 से कुछ कम मान लेते हैं, कम हो जाएगी, मान लेते हैं 45 हो गई, 47 हो गई, 48, कुछ भी 48 मान लेते हैं,
ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, एग्जैक्टली भी पता चल जाएगा अगर हम नाप लेंगे, वो लेके ना रिफ्रैक्शन करवा के किसी ग्लास में और उसको प्रोट्रैक्टर लगा के नाप ले कितना एंगल है, नाप भी सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल और अपवर्तित किरण के बीच यानी रिफ्रैक्टिव रे के बीच कितना एंगल है। ठीक, लेकिन हम ये अंदाजे से बता रहे हैं कि इतना ही कम होगा नॉर्मली, 60 से तो 48 हो जाएगा, थोड़ा सा ही डिविएट होगा ना। अगर एक ही ग्लास है, दोनों में जितना इसमें डिविएट हो रहा है, कुछ इसमें डिविएट हो गया 30 से 20 हो गया, इसमें भी 60 से 48 हो जाएगा, ऐसे ही ना होगा। तो ये जो रेशियो होगा, इस ग्लास आपका वही है, तो आप एंगल कुछ भी करिए। एक और केस ले लेते हैं। इस केस में आपने किया कि ये एंगल मान लीजिए आपने और बढ़ा दिया, या मान लीजिए कम कर दिया, 15 डिग्री कर दिया। ये थोड़ा सा फिगर सही से बना दें, एकदम बेकार बनना है। देखो ये है, ये नॉर्मल है, ये भैया इधर से जा रही है, ये मान लीजिए 15 है। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लीजिए इस बार 8 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 8 डिग्री हो गया। ठीक है, एक और केस ले लो, चलो यहाँ पे छोटा सा एक और केस बना देता हूँ। ये हो गया नॉर्मल, इस बार मान लीजिए ये बड़ा एंगल है, 75 डिग्री है, कितना है, 75 डिग्री से आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ डिविएट होगी, तो मान लीजिए ये 66 डिग्री पे इधर की तरफ अंदर साइड हो गई। तो ये जो हमेशा रेशियो है, साइन आई इसमें क्या है, साइन 30 है, और आर कितना है, साइन 20। ये जो रेशियो है साइन, मतलब इसका साइन आपतन कोण का साइन, इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टिंग एंगल का साइन, हमेशा जो आएगा इस केस में, मान लीजिए मैं मान लेता हूँ इस केस में आया इसका मान 3 आ गया मान लीजिए। ठीक है, पहले केस में इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व अभी समझना नहीं है, वो बात की चीज़ है, अभी जब पढ़ोगे साइन तब ना इसको सॉल्व करना सीखोगे। अभी मान लो इसका हल हमने किया, ये सॉल्व करने का इतना आया, 3 आया, तो आप इस वाले एंगल पे भी जब करोगे ना, साइन 60 और साइन 48, तब भी ये वही आएगा, एकदम हूबहू 3 है, एकदम बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 3 है तो ये भी 3 आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे इस वाले केस को। फिर इस वाले साइन 15/साइन 8 को करोगे तब भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। साइन 75 और साइन 60 को करोगे तब भी कितना आएगा, 3 आएगा। ये दूसरा नियम है। क्यों? अरे यार, 3 ही आएगा। अब क्यों मत पूछो, जैसे भाई ये एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता था उसमें परावर्तन में, हाँ। उसी तरीके से इसमें एंगल आई और आर तो बराबर नहीं ना है ना। लेकिन कुछ तो पैटर्न मिलेगा, अपवर्तन कुछ ना तो कुछ रेशियो में होगा ना। तो ये रेशियो एक ही बैठता है, साइन वाला रेशियो। आपने ग्लास वही लिया है तो आप एंगल भले ही चेंज करिए, ये जो रेशियो आएगा वो हमेशा बराबर आएगा, तभी ना पता चलेगा कि ये एक ही ग्लास पे हो रहा है अपवर्तन। अच्छा। हाँ, इसमें क्यों पूछोगी तब थोड़ा उसको जवाब देना टीचर के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्यों कैसे है। ये समझ जाओ कि एक फिनोमिना है, ये बराबर ही आता है। जब आप एंगल कितना भी चेंज करिए ये रेशियो हमेशा बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे 30-20 था तब भी 3 आया, यहाँ पे 75-60 हुआ तब भी 3 आया, यहाँ पे 15-8 हुआ तब भी 3 आया, यहाँ पे 60-48 हुआ तब भी 3 आया। अब टीचर आपको यही बता सकता है कि क्यों, क्योंकि ये उसी रेशियो में घट रहा है। ये 30 था तो 20 हुआ, ये 60 था तो 48 हुआ, उसी के लमसम आसपास कम हो रहा है। ये 15 था तो 8 हुआ, तो ये 75 था तो 60 हुआ। तो जो रेशियो बनेगा वो सेम ही ना बनेगा जब उसी अनुपात में ये जो है कम हो रहे हैं, अपवर्तित किरण का एंगल उसी अनुपात में कम हो रहा है। हाँ, इसलिए। ठीक, तो यही है दूसरा नियम। कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। इसी साइन आई बराबर साइन आई, नियतांक कांस्टेंट आएगा, वही नंबर आएगा। आप साइन आई को बढ़ाते जाइए तो आर उसी रेशियो में कम बेसी होगा, मतलब ज्यादा कम होगा, कम बेसी बोलना, ज्यादा कम होगा। तो ये जो इसको सॉल्व करने पे मान हमेशा वही आता रहेगा। सेम अगर मीडियम आपने लिया, एक ही मीडियम पे, ये नहीं कि पहला कोई और ग्लास ले लिया और दूसरा जब एंगल बढ़ाया तो कोई और ग्लास ले लिया, ग्लास वही लेना तभी आएगा सेम। ठीक, मीडियम सेम होने चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ, ये किसने, स्नेल नामक साइंटिस्ट ने ये नियम निकाला था। ठीक है, पता किया था। ठीक, हाँ ठीक है। ये साइन और ये देखो, ये त्रिकोणमिति का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, थोड़ा सा ले लो। जैसे ये साइन कोसाइन एक होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइन कॉज,
फिर एक टेंजेंट होता है, क्या होता है टेंजेंट, एक कोटेंजेंट होता है, ठीक, एक सेकेंट होता है, क्या होता है सेकेंट, एक कोसेकेंट होता है, ठीक है। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कॉज, थीटा, टेन, थीटा, कॉट, सेक, कॉस, कॉसेक, और इनके आगे एंगल थीटा जुड़ा रहता है। यही थीटा इस केस में, हम लोग के केस में यही थीटा क्या है, ऊपर आई है और नीचे साइड आर है, समझे, ठीक है। इसी को ज्या बोलते हैं, इसको कोज्या बोलते हैं, ठीक है। इसको स्पर्श ज्या बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इनके भी कुछ कुछ नाम है, अब नाम हिंदी में हमको याद नहीं आ रहा है, ठीक ठीक, समझ गए। तो ये यही पढ़ोगे त्रिकोणमिति में, ठीक है। हम लोग में थोड़ा सा चार्ट बनवाया गया है इसका, तो इसका ये मान होता इसका ये मान होता है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 5 के ये मान बताए होंगे। साइन का बताया होगा 0, 1/2, 1/√2, हाँ, ठीक है, √3/2, 1 ऐसे करके 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, ये रिवर्स हो जाता है कॉस का। टेन का बताया गया होगा 0, 1, सॉरी 0, 1/√3, 1√3, इधर भागो भाई, √3, इनफाइनाइट। फिर कॉट का बताया होगा इनफाइनाइट, √3, 1/√3। देखो भाई ये भी देख लो सही है कि नहीं। सेक का बताया गया होगा 1, 2/√3, ऐसे ही है। फिर 2 होगा, फिर क्या है, अब हम भूल रहे हैं, इनफाइनाइट है लास्ट में, 2 के बाद शायद ये 2/√3 है, तो √2 है शायद, हाँ ये √2 है, सॉरी ये बीच वाला ये 2 है, ठीक है। इसी तरीके से कोसेक का भी क्या हो जाएगा, ऊपर करता हूँ, देखना मिला लेना भाई, जो वीडियो में देख रहे हैं सही लिखवाए हैं कि नहीं, ठीक है। कोसेक का थोड़ा और उल्टा हो जाता है, ये इनफाइनाइट इसका उल्टा हो जाता है, फिर 2, √2, 2/√3, 1। हम भी भूल चुके हैं, लेकिन क्या पता सही भी लिखवा सकते हैं याद है थोड़ा वो, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इन तीनों का हिंदी नहीं पता हमको, ठीक है। याद आ सकता है, भूल सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, ठीक। अब आ जाओ, वो त्रिकोणमिति मतलब सवाल करने में वो अच्छा रहता है, ऐसे जब पढ़ोगे तो पढ़ाएंगे, 10th में तो पढ़ाएंगे। स्नेल का नियम में कहते हैं, इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, इसे n द्वारा। अब यही जो होता है साइन i/sin r, यही क्या होता है, अपवर्तनांक होता है, समझे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है, इसी यही क्या है, n है। और किसका n है, दूसरे माध्यम का। मान लीजिए हम लोग क्या ले रहे थे, दूसरा माध्यम ग्लास ले रहे थे, किसके सापेक्ष, पहले माध्यम एयर के सापेक्ष, समझे। जैसे यहाँ पे जो फिगर मैंने बनाया, कहाँ गया, हाँ ये जो हम आगे बता रहे थे, ये साइन i/sin r कर रहे थे ना, ये मीडियम 1 हम ले रहे थे एयर को, और दूसरा मीडियम ले रहे थे ग्लास को। तो ये साइन i/ जो साइन r है, यही क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n यही है जो हम पहले बता चुके हैं क्या है n। n का मान जितना ज़्यादा, लाइट की स्पीड उतनी कम, जितना n का मान कम रहेगा, लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा। तो वायु में या निर्वात में n का मान 1 रहता है, 1.003 वायु में यानी एयर में रहता है, और निर्वात में 1 रहता है, तो दोनों को हम एक ही मान लेते हैं, 1 है, ठीक। इधर चलो भाई किनारे तुम, हाँ 1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी, और 1 से जिसमें अधिक अधिक रहेगा, अपवर्तनांक किसी का 3 है, 4 है, 1.5 है, तो उसमें लाइट की स्पीड कम रहेगी। तो ये जो रेशियो है, इसी को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी को बोलते हैं। इसी से आप निकाल सकते हो किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि ये जो 2 आया है रेशियो, या जो 1.5 हम बता रहे थे, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, इस ग्लास का। समझ पा रहे हो, हाँ ठीक है। मान लीजिए इस ग्लास का हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी एंगल चेंज करोगे तो वही आएगा ना, ग्लास सेम ही है, तो 1.5 आ रहा है तो 1.5 ही आएगा। हमने दूसरा कोई ग्लास ले लिया जिसका 2 आ रहा है तो 2 ही आएगा। यही जो साइन आर का रेशियो, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका है, दूसरे वाले मीडियम का, इसका जिसमें अपवर्तन हो रहा है उसका है, और किसके सापेक्ष है, पहले वाले के।
हमने बताया था जिस तरीके से लंबा छोटा होना रिलेटिव चीज़ है, उसी तरीके से जो अपवर्तनांक है वो भी क्या है, रिलेटिव चीज़ है। डेंसर होना रेयरर होना भी क्या है, रिलेटिव चीज़ है। दो चीज़ों में कंपेयर करने पे आप किसी का अपवर्तनांक बता सकते हो, कोई डेंस है वो बता सकते हो, कोई किससे से लंबा है छोटा है वो बता सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया दूसरा नियम। एन से प्रदर्शित करते हैं, छोड़ो अब आगे चलते हैं, बहुत हो गया बहुत। अरे हाँ, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ही बताया गया है, थोड़ा डिटेल उटेल देखता जाए क्या है। कुछ कुछ बहुत चीज़ें तो हम बता दिए थे लेकिन समझा नहीं पाए थे। देखो अच्छा, इसमें देखो बुक में थोड़ा सा अलग टाइप में लिख रहा है, ऐसे करके लिख रहा है। मैं ऊपर साइड लिख रहा था ना, मैं ऐसे लिख रहा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऊपर लिख रहा था, इसमें इधर दे दिया है, इसमें ऐसे दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 नीचे दे दिया है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी। मैंने ये ऐसे पढ़ा था, हम लोग की बुक में जब पढ़ते थे तो ऐसे देता था। तो कोई भी यूज कर सकते हो, बस ध्यान रखना है जिसका निकालना है वो इधर रहेगा, उसके नीचे बेस में इस साइड। ठीक, तो ये देखो दे दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। वही फॉर्मूला आ गया। आया समझ में? नहीं आया चलो नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और ये ऊपर वाला कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आ जाओ। 1 एंड 2 को माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिलेटिव होता है, बता चुके हैं। यदि प्रथम माध्यम निर्वात या वायु है तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है, यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगर देखो हमेशा जो भी हम यूज करेंगे कि बोलेंगे कि ग्लास का किसी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कि मान लो गोरिल्ला ग्लास या एक यानी और कौन से ग्लास आते हैं, गोरिल्ला का ही नाम याद आ रहा है, गोरिल्ला ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है मान लो, तो ये 3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके सापेक्ष है, एयर के। एयर के किसके सापेक्ष है, एयर के। अगर नहीं बताया रहे ना किसके सापेक्ष है तो हम मान लेते हैं पहला मीडियम क्या रहा होगा, एयर रहा होगा, क्योंकि एयर का क्या होता है 1, तो नीचे 1 छुपा रहता है ना, तो ये होता है ना n2 बाई n1 होता है, तो ऊपर 3 और नीचे 1, तो ये 1 किसका है, मान लेते हैं पहला मीडियम एयर था, दूसरा ये ग्लास था गोरिल्ला वाला, तो इसीलिए 3/1, तो 1 छुपा नीचे है, तो समझ जाना कि क्या है, पहला मीडियम एयर रहा होगा। ठीक, तो अगर पहला मीडियम अगर या तो खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है या पहला मीडियम एयर है, दोनों बात एक ही है, तो दोनों को रिलेटिव नहीं बोलेंगे। तब अगर पहला मीडियम एयर है तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्सोलूट। क्या बोलेंगे, एब्सोलूट। एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो किसी के सापेक्ष नहीं है, लेकिन वो होता है एक्चुअल में किसके सापेक्ष है, एयर के, लेकिन हम तब भी समझते हैं कि वो किसी के सापेक्ष नहीं है। हम बोल दे रहे हैं ना यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं लिख रहे हैं कि किसी के सापेक्ष है भी कि नहीं, लेकिन वो एयर के सापेक्ष होता है, भले ही उसको एब्सोलूट दिखाया जाए। ठीक, एब्सोलूट मतलब समझ रहे हो ना, रिलेटिव और एब्सोलूट अपोजिट होते हैं, समझो भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव और एब्सोलूट अपोजिट होते हैं, इसको सापेक्ष बोलते हैं, मतलब विद रेस्पेक्ट टू, किसी के सापेक्ष, और एब्सोलूट मतलब निरपेक्ष। निर मतलब नहीं, मतलब किसी के सापेक्ष नहीं। जैसे मैं बोलूं कि मैं तुमसे लंबा हूं, तो ये क्या हो गया, एक रिलेटिव चीज हो गई, दो चीज कंपेयर की। अब मैं बोलूं मैं दुनिया में सबसे लंबा, अरे मैं नहीं हूं दुनिया में सबसे लंबा, मैं बोलूं फलाना अमेरिका, मतलब फलाना नहीं, कोई लेडी है अमेरिका की, वो दुनिया की सबसे लंबी लेडी है, तो सबसे लंबा होना एब्सोलूट है, रिलेटिव है, वो एब्सोलूट हो गया ना, सबसे लंबा। उस अब कंपैरिजन से गायब है वो, ना किसी से उनके ऊपर कोई है नहीं ना, ठीक है, वो सबसे ऊपर है, तो वो क्या हो गई, एब्सोलूट चीज। और जब कंपेयर किया जाए दो में तो क्या हो जाएगा, वो रिलेटिव चीज। समझ में बात?
तो यहाँ पे जब भी एयर का केस आएगा, जैसे प्रधानमंत्री सबसे ऊंचे पद पे है तो उनका कोई भी सबसे ऊंचे पद पे तो वो निरपेक्ष हो जाएगा। प्रधानमंत्री वाला एग्जाम्पल नहीं सूट करेगा। मतलब कहने का सेंस ये है जैसे बोला जाता है ना, लाइफ में क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, रिलेटिव नहीं देखना चाहिए। जीवन में कभी भी रिलेटिव चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि मैं रोज मैं पढ़ने में बहुत उससे अच्छा हूँ, उससे ख़राब हूँ, वो मुझसे ज़्यादा नंबर ला रहा है, वो मुझसे ज़्यादा रन मार रहा है, वो मुझसे कम मार रहा है। तो ऐसे अगर कम ऐसे जियोगे, रिलेटिव जियोगे, तो हमेशा दुखी रहोगे। बोलोगे कि किसी का तो मजाक उड़ाओगे, अरे इसको तो कुछ नहीं आता मुझे, और किसी को देखोगे तो कहोगे अरे इसको तो बहुत आता है, फर्स्ट आता है, ये आता है। किसी को देखो अरे इनके पास तो, मतलब किसी को देखोगे तो बोलोगे बहुत गरीब हैं, और किसी को देखोगे अरे इनके पास तो बहुत पैसा है। तो ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। और जो एब्सोल्यूट रहते हैं ना कि मेरे पास जितना दिमाग है मैं उसी का यूज करूँगा, जो ऐसे फ्री रहते हैं, मेरे पास जितना पैसा है उतने में ही काम करूँगा, जितना है वही सही है, तो वो एब्सोल्यूट चीज़ है। और कंपेयर करना रिलेटिव चीज़ है। आया समझ में? हाँ, तो वही है यहाँ पे जो जितनी भी चीज़ें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सब ये रिलेटिव चीज़ें, एब्सोल्यूट नहीं पढ़ते हैं साइंस में, हम इनको रिलेशन में पढ़ते हैं। लेकिन अगर एयर है एक मीडियम तो हम एब्सोल्यूट बोल सकते हैं, बस बोल सकते हैं, होता वो भी रिलेटिव है, एयर से कंपैरिजन कर ही रहे हैं हम। ठीक, छोड़ो फालतू का, इसी के पीछे मत पागल रहो, आगे चलो। निरपेक्ष वही दे दिया, इसी के चक्कर में टाइम खराब हो गया। यह आवश्यक नहीं कि प्रकाशिक सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो, द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। ये लाइन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लग रही है हमको, इसको भी छोड़ते हैं। ठीक है, इसमें घनत्व की बात कर दी गई है, सघन माध्यम, टाइम वेस्ट करेगा, छोड़ो इसको। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी छोड़ते हैं, हमको थ्योरी पढ़ना है ना। क्वेश्चन बस थोड़ा सा बता देता हूँ। विरल से सघन में जा रही है, तो विरल से सघन में जाएगी तो अपवर्तन कोण देखो, आपतन 45 था तो अपवर्तन 30 हो गया, कम हुआ कि नहीं, यानी कि झुकी। तब प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम अपवर्तनांक क्या होगा, तो वही अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। द्वितीय माध्यम का ही पूछा है, विरल वाले माध्यम का, सघन वाले में जा रही, उसी का पूछा है अपवर्तनांक, द्वितीय का ही होगा पहले के सापेक्ष। तो साइन आई बाई साइन आर, साइन 45 बटे साइन 30। साइन 45 का मान अभी टेबल बनवाए थे, कितना होता है 1/√। साइन 30 का 1/, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना। तो ये आ जाएगा अपवर्तनांक किसका, जो सघन वाला था, जो दूसरा मीडियम था, उसका अपवर्तनांक कितना आ जाएगा। मतलब क्या है, ये एयर से डेंसर है कि रेयरर है। एयर का 1 होता है, रेयरर है, डेंसर है। जितना ज़्यादा होगा अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा वो समझ जाओ उतना डेंस है, और जितना कम वो समझ जाओ उतना ही रेयरर है। 1 है ना एयर का, तो समझ जाओ इसीलिए वो रेयरर है। और 1 से सबका ऊपर आता है, 1, 2, 2.5, 1.5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, मुझे जल्दी से ख़त्म करना है ये आज ही, नहीं तो अरे 28 में। ये क्वेश्चन भाई दूसरा वाला अपने से लगा के देख, बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 8 वालों के लिए नहीं है, 7, 8, खाली 10th वालों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये कर लेना, यहाँ पे दिख रहा है फोटो क्लिक करके। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, सिंपल देखो, प्रकाश की चाल से क्या संबंध है, जिस तरीके से साइन आई बाई साइन, देखो एकदम सेम किसकी तरह है, ये जो रेशियो था एंगल्स का, उसी तरीके से रेशियो होता है स्पीड का भी। जैसे अपवर्तनांक का फॉर्मूला में मैंने बताया कि अपवर्तनांक किसका होगा, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, तो किसका अपवर्तनांक होगा, दूसरे का ही ना होगा। लेकिन ऊपर हम कौन सा एंगल लेंगे, ऊपर वाला एंगल आई वाला एंगल लेंगे, और नीचे कौन सा एंगल लेंगे, ये नीचे वाला एंगल जिसका हम अपवर्तनांक निकाल रहे हैं वो वाला एंगल लेंगे, आर। तो सेम इसी तरीके से जैसे साइन आई बाई साइन आर है, उसी तरीके से ये होता है किसके केस में, स्पीड के भी केस में। स्पीड ऊपर कौन सी वाली स्पीड लेंगे, इसमें लाइट की स्पीड लेंगे दूसरे में कि पहले में, पहले वाली लेंगे। तो v1 बाई नीचे v2, मतलब क्या है, अपवर्तनांक तो हमको निकाल रहे हैं दूसरे का, लेकिन ऊपर हमेशा क्या ले रहे हैं, ऊपर वाला एंगल,
ऊपर वाले में चाल, समझ पा रहे हो, और नीचे ले रहे हैं हम जिसका निकालना है, हमको दूसरे का निकालना है तो दूसरे में लाइट की चाल, दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक निकालना है तो दूसरे मीडियम का जया, दूसरे मीडियम के अपवर्तन कोण की जया। ठीक है, तो यानी कि ये जो होता है ये अपवर्तनांक ये इनवर्स होता है किसका, चाल का। मतलब जो दूसरे वाले की चाल है हम कहाँ पे लेंगे, अरे ये क्या लिख दिया, सी लिख दिया, गलत लिख दिया, वी लिखना है, वी मतलब इनवर्स होगा। मतलब ये अगर अपवर्तनांक आप दूसरे मीडियम का निकाल रहे हो तो दूसरे मीडियम की चाल नीचे ही ना लोगे, यही ना लोगे, यही ना लोगे, और ये ऊपर वाले के ऊपर ले लोगे। ये बता रहा है ये, ठीक है, ये 2 हटा दो, ये बता रहा है ये इनवर्स वाला रेशियो। ठीक है, जिस उसी तरीके से एंगल में भी होता है, ऊपर वाला एंगल पहले रहते हैं, नीचे वाला बाद में। समझ में आया कि नहीं, है साफ दिख रहा है ये कि हमने वो वाला एंगल नहीं लिया। अगर मान लो पूछ देता अपवर्तनांक पहले मीडियम का, तो हम क्या लेते, पहले 2 लेते फिर 1 लेते। हाँ, पहले दूसरे मीडियम में लेते चाल और फिर 1। हाँ 1, क्यों, क्योंकि तब हम ऐसे चलाते लाइट रे को, इधर से लेके आते, तब हमको इसका पता जिस चला। साइड से लाइट रे को लाना है सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसको लेंगे, और नीचे जिसका निकालना है रिफ्लेक्शन उसको लेंगे। समझ गया, चाहे चाल हो गई चाहे एंगल हो गया, सिंपल। ठीक है, अब इसी अगर इस वाले में निकालना रहेगा तो किस वाले में, ये जो n रेशियो 1/v है, n रेशियो 1/v किधर है, कहाँ 1/v है, अरे वो इनवर्स है ये, अरे ये छोड़ दो, ये भी कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी, ये भी तो अभी तक तुम लोग पढ़े नहीं होगे। प्रपोर्शन का साइन है, छोड़ दो, भूल जाओ ये क्या है, नहीं समझ में आएगा, बस समझ जाओ उल्टा। ये समझ में आया कि नहीं, हाँ। जैसे हम बताएं ऊपर, इसको भूल जाओ, ये ऐसे ही दिखाया जाता है साइंस की लैंग्वेज में, ये ऐसे ही जब भी ये जब देखो n2 था तो नीचे v2 आ रहा है, तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, यहाँ के अपवर्तनांक का यहाँ की चाल के साथ उल्टा रिलेशन है, इसीलिए क्या आ रहा है, ये बटे में आ रहा है, बस इतना बताना चाह रहा है। ठीक है, छोड़ो इसको, तो इतना समझ में आ गया ये। ठीक है, अब आ जाओ, ये बस जल्दी से खत्म होने वाला है। देखो C बोलते हैं निर्वात में चाल, और V बोलते हैं उस मीडियम में, जैसे हमको जिस मीडियम का अपवर्तनांक निकालना है तो वो तो नीचे ही रहेगा ना, और ऊपर एयर ही रहेगी ना, या वैक्यूम रहेगा, तो वैक्यूम एयर में प्रकाश की चाल को C बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C से डिनोट करते हैं, तो इसीलिए ऊपर नीचे आएगी ना V, इनवर्स रिलेशन नीचे आएगी दूसरे मीडियम वाली, ऊपर वाली मीडियम वाली चाल जो V1 है, V1 क्या है, वायु में क्या बोला जाएगा, उसको C बोला जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, C। समझ में आई बात, इसी का मान C का मान क्या होता है, ये वायु में भी बोल सकते हो, निर्वात में भी, एयर में भी, वैक्यूम में भी, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी इस पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आपको ये तो पता है क्या मान होता है, n का मान किसी में दे दे और v का पूछ ले, ठीक है, किसी मीडियम का अपवर्तनांक देके उसमें लाइट की स्पीड पूछ ले, या फिर किसी मीडियम में स्पीड देके उसका अपवर्तनांक पूछ ले, तो ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक, छोड़ो इसको, आगे चलते हैं। इसी पे क्वेश्चन बने हुए हैं, देखो देखो, एक चाल दे दी और प्रकाश की चाल पता ही है इतनी होती है, इसमें दे भी दिया है, अपवर्तनांक पूछ लिया। ठीक, दे दिया है, और हाँ, ये भी सवाल लगा के देखना। अब ये क्या करवाया गया है, अच्छा ये डेरिवेशन करवाई गई है, ठीक है ठीक है, A&W, अच्छा, ये जो है थोड़ा सा ये रेशियो इस पे, इस वाले जो ये वाला जो यहाँ पे डेरिवेशन जो दी गई है, मतलब एक फॉर्मूला जो दिया गया है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं 10th के अंदर। ठीक, तो इसको समझाना क्या है, ज़रूरी है, तो इसको मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, अभी जो है पूरा टाइम ले लेगा, अभी मुझे ख़त्म करना है ये चैप्टर। ये ध्यान दिला, जो 10th वाले हैं जो बचे हैं वो ध्यान दिला, ये बचा है, और छुड़वाए थे पीछे, क्या कुछ तो छुड़वाए थे पीछे, वो भी ध्यान दिला देना। छोड़ो इसको, बाद में कराना पड़ेगा, छोड़ो। अब इधर आ जाते, अब ये लास्ट पता है, जल्दी से ख़त्म करो, ये पढ़ चुके हो, उसके बाद देखना कुछ है नहीं है ना, बस उत्क्रमणितियाँ खत्म, उस पर एक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सिंपल एक उत्क्रमण, रिवर्सिबिलिटी कुछ नहीं है, जैसे प्रकाश वाले में दिखाए थे ना, अपवर्तन वाले में दिखाए थे, ओपेक पे जाएगी किसी एंगल से, उसी एंगल से वापस,
तो मैंने अब इधर से लाइट रे भेजी थी, मैं अब इधर से भेज दूंगा, तो इधर से जाएगी तो उसी पाथ में फॉलो करेगी ना। अगर मैंने सेम एंगल, जिस एंगल से ये परावर्तित हुई थी उसी एंगल से इसका आपतित किरण गिरा दूं तो सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी। समझ गया? क्योंकि मैंने बताया था कि यहाँ से गई और यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया तो क्या हो जाएगी, मिरर पे फिर ये भी मिरर था, ओपेक था, और ये भी मिरर था, तो लड़ने के बाद वापस चली गई थी वैसी, तो इसी को क्या रिवर्स बोला गया था। रिवर्स अपना रास्ता पकड़ लेना, रिवर्सिबिलिटी। अपवर्तन के केस में भी सेम होता है। ये ग्लास है, ये एयर है, ठीक है। मान लो ग्लास स्लैब है, तो मान लो वो डब्बा लेके आना। अच्छा डब्बा मत लेके आओ, जल्दी हो जाएगा, इधर आओ, समझो। ये देखो, ये मान लेते हैं ग्लास स्लैब है और नीचे फिर से एयर है। समझ आए एक बात? तो मैं बोलता हूं कि यहां से गई तो ग्लास में क्या हो जाएगी, ऐसे डिविएट अंदर की तरफ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी का रिवर्स कर लो, ऐसे गई। अब मैंने यहां से लाइट रे भेजी, यहां पे मैंने मान लो टॉर्च वॉर्च लगा दिया एकदम इसके ग्लास के नीचे, तो इस एंगल से जाएगी तो क्या करेगी, जैसे एयर में करेगी तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, अवे, तो वही पाथ रिवर्स करके वही सेम पाथ पकड़ेगी। इसी को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी दोनों केस में होता है। रिफ्रैक्शन में भी रिवर्सिबिलिटी आप देख सकते हो और रिफ्लेक्शन में पढ़ ही चुके हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में, परावर्तन। रिफ्लेक्शन कब होगा, ओपेक मीडियम में से होगा, और रिफ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन किस मीडियम से होगा, हैं? अरे बोलो, अपवर्तन ट्रांसपेरेंट मीडियम से होगा। अरे तुम लोग एकदम बोलते नहीं है। चलो ठीक है, यहीं पे चैप्टर मतलब अभी तो बहुत बचा है, मतलब ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, रफा दफा करो। 36 मिनट तब भी खिंच गया भाई।